Namaskar everyone, welcome to our channel CET Study X. I am your mentor Poonam. This channel provides you complete knowledge about all competition exams, and this is my third polity lecture. As we have already known that how the Indian constitution was rooted in India, and now we will know that the constitution of India was ready and what are the things to be taken in it. Before starting the topic, let's know a little description about our channel. Our channel provides you a lot of preparation for many government exams like SSC Bank, CTET, HTET, REIT, other government exams, NRA, CTET based coaching. इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट तब भी आप फायदा उठा सकते हैं इस चैनल से एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस चैनल with good teachers. They will teach you about various subjects like reasoning, math, English, GK, and current affairs. So let's start with the parts of Indian Constitution. यहाँ हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. टोटल 22 पार्ट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. पार्ट फर्स्ट में आप देखेंगे आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है, जिसमें टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें एडमिशन, एस्टेब्लिशमेंट और न्यू स्टेट्स के बारे में बताया है. सबसे पहले जब हम भारत को जानेंगे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सबसे पहले बात आएगी यहाँ पर कि भारत में कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं. उसी से स्टार्ट है ये हमारे पार्ट सेकंड में आपका आर्टिकल 5 to 11 आता है, जिसमें सिटीजनशिप बताई जाएगी. पार्ट थ्री में आएंगे आर्टिकल्स 12 से 35 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं. पार्ट 4 में हम देखेंगे आर्टिकल 36 to 55, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स पॉलिसी होगी, जिसे आप DPSP भी कह सकते हैं. पार्ट 14 में आर्टिकल 51, जिसमें ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे कर्तव्य ऐड हैं 42 अमेंडमेंट के साथ. पार्ट 5 में आप देखेंगे जिसमें आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 है, जिसमें गवर्नमेंट के यूनियन लेवल की बात हुई है. पार्ट 6 में है गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की बात है. पार्ट 7 में डील्स विद स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में शेड्यूल की बात है. इसमें 7th अमेंडमेंट के बारे में बात होगी, जो कि 1956 में हुआ था. नेक्स्ट आर्टिकल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और पार्ट 9 में आर्टिकल 242 से लेकर 243 तक है, जिसमें टेरिटरीज हमारी आ जाएंगी पार्ट डी के फर्स्ट शेड्यूल में. पार्ट 10 में आर्टिकल 244 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की जाएगी. पार्ट 11 में रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट के बारे में बताया जाएगा. पार्ट 12 में फाइनेंस और प्रॉपर्टी से लेकर आपको अवगत कराया जाएगा. पार्ट 13 में आपको ट्रेड, कॉमर्स, ट्रेवल के बारे में बताया जाएगा. पार्ट 14 में सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, और ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपको ये 42वां जो संशोधन हुआ था 1976 में, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में बताया जाएगा. पार्ट 15 में इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा, उनकी पॉलिसीज या फिर उनकी जो भी पावर्स होंगी. नेक्स्ट पार्ट में आपको SC STs और एंग्लो इंडियन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी.
उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे इंडिया की जो भी हैं वो आ जाएंगी। उससे नेक्स्ट पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजन है और नेक्स्ट पार्ट में मिसलेनियस प्रोविजंस है रिगार्डिंग एग्जेम्पशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग। 20th पार्ट में अमेंडमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है वो उन सभी की जानकारी आ जाती है। और नेक्स्ट पार्ट में ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन हमारे आ जाएंगे। और ये जो लास्ट हमारा पार्ट है 22, इसमें शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड रिपील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे शेड्यूल से। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो ये शेड्यूल जो थे ये 8 थे, लेकिन अब 12 है टोटल। तो फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आएगा हमारा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया जाएगा जब अब भारत के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे। तो सेकंड शेड्यूल जो हमारा है उसमें आप प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब की सैलरी के बारे में जो भी जानकारी हमें चाहिए होगी वो हमें सेकेंड शेड्यूल देगा। थर्ड शेड्यूल में हमारी ओथ एंड एफर्मेशंस जो भी हमारे ये मिनिस्टर्स हैं इनकी शपथ के बारे में जानकारी मिलती है। और फोर्थ शेड्यूल में एलोकेट होती हैं सीट्स हर स्टेट को राज्यसभा की, अपनी मनमर्जी से तो नहीं है, पहले से ही सीट एलोकेट होती है हमारे राज्यसभा के लिए। फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सिक्स्थ में आपको प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया, जिसमें ये मेन स्टेट्स कुछ दिए हुए हैं हमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया जाएगा। इसमें इनकी क्या इनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, इस तरीके से इनको टैकल किया जाएगा इसके बारे में। सेवंथ शेड्यूल में आपको एलोकेट की गई हैं जो पावर्स, फंक्शंस, किस किस को यूनियन और स्टेट्स के बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिन इसमें 3 मेन लिस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट लिस्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में जो भी है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। 8th शेड्यूल में पहले लैंग्वेजेस थी 14 और अब अगर देखें तो 22 है। ये जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 14 लैंग्वेजेस थी और अब 22 है। 2003 में लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ये 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं। 19th है डोगरी, 20th है मैथिली, 21st में लैंग्वेज है संथाली और 22nd लैंग्वेज है बोडो। तो ये डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो लैंग्वेजेस को जोड़ा हुआ है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। 9th शेड्यूल की बात करें तो ये इसमें ऐड है फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा जो कि 1951 में हुआ था। इसमें ये जो भी है लैंड टैक्स, रेलवेज और इंडस्ट्रीज के टेन्योर्स के बारे में बताया गया है। और 10th शेड्यूल है हमारा, इसमें 52nd अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है जो कि हमारा हुआ था ईयर 1985 में। 11th शेड्यूल में 73rd अमेंडमेंट हमारा हुआ था 1992 में। इसने कंटेन किया है हमारे पंचायती राज को। और इसके नीचे जो है 12th शेड्यूल, इसमें 74 अमेंडमेंट में 1992 के दोनों ही अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 73 एंड 74। इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी की बुक्स में भी प्रोवाइड की गई है।
उसके बाद आप एक शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने है। इसमें इन 12 के 12 शेड्यूल को लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इस लाइन में पूरी 12 हमारी जो शेड्यूल है वो इजीली आप याद कर सकते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। इसमें है जैसा कि आप देख सकते हैं एरोज लगे हुए हैं, तो टी फॉर टेरिटरी, यानी कि जो हमारी पहली वो थी शेड्यूल, उसमें यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ क्या बताया हुआ है, यूनियन टेरिटरीज, तो उसको यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम का टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोल्यूमेंट्स यहाँ बताया हुआ है, जिसमें सैलरी के बारे में बात की हुई है, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ जजेस की। उसके बाद है ए में है अफर्मेशन। इसमें अफर्मेशन ये हमारा 3rd शेड्यूल में है, जिसमें हमारी ओथ, शपथ के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका आर, राज्यसभा। राज्यसभा हमारी बताई गई है 4th शेड्यूल में, जिसमें सीट एलोकेट की गई है स्टेट्स ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट है हमारा एस, शेड्यूल्ड एरियाज। 5th में जितने भी हमारे शेड्यूल्ड एरिया ट्राइब है, एससीज या एसटीज है, जो भी बेनिफिशियरी, उनके बारे में बताया गया है। तो ये टीयर्स कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। और उसके बाद आता है आपका ऑफ का ओ ले लीजिए, अदर शेड्यूल, जिसमें आपके ATMM, जो अब मैंने 4 स्टेट्स आपको बताए थे, उनके बारे में बताया गया है। इनको शेड्यूल ट्राइब नहीं कहेंगे, ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर आपका 6th शेड्यूल भी आ जाता है। अब आते हैं बचे 6, तो वो ओल्ड और पीएम में आ जाएंगे आपके, जिसमें एफ से आप देखेंगे फेडरल प्रोविजन, जो कि इसकी 3 लिस्ट हमने आपको बताई थी, जिसमें यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट थी। उसके बाद ओल्ड का ओ ले लेते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें आती हैं 22 भाषाएं, जिसमें 22 लैंग्वेजेस आपको बताई गई थी, और लास्ट में जो 4 जोड़ी गई हैं वो भी आपको बताई थी। एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स ये आपका 9th शेड्यूल में है। डी फॉर डिफेक्शन ये है आपका 10th शेड्यूल में, जो कि 52 अमेंडमेंट 1985 में हुआ था, कंटेन्स प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। उसके बाद पीएम में पी से है पंचायत और एम से है म्यूनिसिपैलिटीज, जो कि अमेंडमेंट 73rd और 74th है, और 11th और 12th हमारी शेड्यूल है। तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है आपका सोर्सेज ऑफ आर एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छी बातें ली गई हैं या जो चीज़ ली गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो इंडिया ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोरो किए हैं कई मेजर कंट्रीज से पूरे वर्ल्ड वाइड में, वो हमारे यहाँ पर आपको बताया गया है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो फेडरल स्कीम थी, इसमें जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में था। और नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इससे लिया है हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम जो आज हमारा है, ये हमने ब्रिटिश से लिया हुआ है। रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यूके में ये दोहरी नागरिकता है। दोहरी नागरिकता होती है, जैसे अब हमारे इंडिया में क्या है कि अगर आप यूपी में रहते हैं तो उसका कोई पासपोर्ट नहीं है, हम भारत के लोग हैं, तो
पूरे भारत में एक ही पासपोर्ट लगाया जाएगा, ये नहीं कि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पासपोर्ट है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटिश से ली है। नेक्स्ट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, इससे हमने लिए हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, ये सब चीजें हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली हुई हैं। उसके बाद है इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी, जो कि हम सबसे लास्ट में देख लेंगे क्या है डीपीएसपी। और मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे किया जाए, उसकी पूरी इलेक्शन का प्रोसेस हमने यहाँ से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने बहुत सारी चीजें ली हैं, लाइक फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर और रेजिड्यूरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इसे दो पार्लियामेंट की सिटिंग जॉइंट बुलाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, के इमरजेंसी के टाइम में आपके जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड किया जा सकता है। कहाँ से लिया है? जर्मनी से। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। नेक्स्ट है हमारा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर हमने लिया है अमेंडमेंट का, कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ये साउथ अफ्रीका से हमने सीखा है। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, कि किसी कानून को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, ये हमने वहां से लिया है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, प्रोसीजर ऑफ 5 ईयर प्लान और एक फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल। ये सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बढ़िया चीजें हमने जो ली हैं ये यूएसएसआर से ली है, 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स के साथ, जो कि बहुत जरूरी है। अब आता है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं। प्रियम्बल हमारा इस तरीके से है, जो कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स में देखा होगा, फ्रंट में लिखा होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इसकी पहली लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसका मतलब है हम भारत के लोग। ये ये शो करता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत किसी एक की पावर नहीं है, ये जनता से बना है, और इसीलिए इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसमें ये जो वर्ड्स है हमारे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यही वर्ड्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो 4 वर्ड्स है हमारे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स जो है ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ था, उसमें जोड़े गए। अगर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या प्रेम्बल में कभी अमेंडमेंट हुआ है, तो यस हुआ है। कितनी बार हुआ है? तो एक ही बार हुआ है अमेंडमेंट। और कब हुआ है? 1976 में। और इसमें जिसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, यही वर्ड्स इसमें जोड़े गए थे। लेकिन अगर और अदर इम्पोर्टेंट वर्ड्स की बात करें हम यहाँ पर प्रियम्बल में हमारे, तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये सारे वर्ड्स ही, ये पांचों के पांचों वर्ड्स इसमें इम्पोर्टेंट है, जो प्रियम्बल में जान डालते हैं। जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्यारा वर्ड हम देख सकते हैं, कह सकते हैं, वो है रिपब्लिक, जिसमें लिखा है, जिसका मतलब है कि ये जो हमारे देश में सबसे ऊंची पोस्ट है प्रेसिडेंट की, ये पैतृक पोस्ट नहीं है, ये भी, हाँ, हमारे देश में ये बड़ी पोस्ट है, हमारे देश का ये बड़ी पोस्ट है, लेकिन ये
कोई पैतृक नहीं है। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है हमारे अमेंडमेंट इन द प्रियम्बल, जैसे कि हमने अभी पहले बात की कि क्या अमेंडमेंट हुआ है प्रियम्बल में। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कि हाँ, आर्टिकल 368 of the constitution arose for the first time in the historic case of केशवानंद भारती 1973। केशवानंद भारती जो केस आया था कि यस गवर्नमेंट कैन चेंज फंडामेंटल राइट्स, इसमें ये था कि प्रेम्बल में भी चेंज हो सकता है। पर इस आगे भी पढ़ेंगे केशवानंद भारतीय केस में किसी ये जो हमारा समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 टू 18 में, उसमें भी हम इस केस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि प्रेम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोगों की थोड़ी बहस थी इसमें, या फिर वो कंफ्यूज थे कि क्या प्रियम्बल में चेंज होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों ने कहा था कि हाँ, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो इसमें चेंज हो सकता है अमेंडमेंट हो सकता है, जो कि एक बार हो चुका है। बट द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही इसको पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट मान लिया गया था। द प्रियम्बल हैज बीन अमेंडमेंट ओनली वन सो फार, जैसे कि हम आगे डिस्कस कर चुके हैं पहले ही कि एक बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। अब इतनी बार बोलने पर ये वर्ड्स भी हमें याद हो गए। 42nd अमेंडमेंट एक वो कहते हैं इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा 11 नवंबर 1976 को, जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमारे ये 3 वर्ड्स थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसमें पार्ट 14 में है, ये भी इसी में ऐड हुई थी। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, ये यूएसए से लिए हैं हमने, और ये पार्ट 3 में है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। ये आर्टिकल 20 और 21 में हम पढ़ सकते हैं। एक्सेप्शनल है, ये इमरजेंसी लगेगी, इसको छोड़कर आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर हमारे जो है सारे सस्पेंड हो जाएंगे राइट्स। The sixth right guaranteed by Article 19 can be suspended only when emergency is declared on the grounds of war, external aggression। जो सिक्स्थ राइट है हमारा जो संपत्ति का अधिकार है, वो हमारा 1978 में सस्पेंड हो गया था, तो अब ये लीगल राइट बन गया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर 7 फंडामेंटल राइट्स। 7 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। इनके आर्टिकल्स इनके सामने मेंशन है। राइट टू प्रॉपर्टी अभी अभी बताया आपको, ये एक लीगल राइट बन चुका है और यहाँ से सस्पेंड हो गया है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो अब हमारे टोटल 6 यहाँ पर ये 6 को हटाकर हमारे टोटल कितने हो गए फंडामेंटल राइट? 6। राइट टू प्रॉपर्टी ये 1978 में अमेंडमेंट करके इसको सस्पेंड किया जा चुका है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को।
तो पहला है हमारा राइट टू इक्वालिटी, इसमें आर्टिकल 14 है जिसमें लिखा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि भारत में सभी बराबर हैं, भारत का कानून सभी को बराबर मानता है। और आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स ऑफ बर्थ ऑफ प्लेस, कि किसी को भी किसी भी तरीके से ना रेस ना कास्ट ना सेक्स और ना ही उसके प्लेस ऑफ बर्थ से डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कोई भी सरकारी नौकरी कहीं भी कर सकता है। आर्टिकल 16 में ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला है। और मुरारजी देसाई चेयरमैन बीपी मंडल, इन्होंने 1980 में एक रिपोर्ट दी थी और 27% रिजर्वेशन की सिफारिश भी की थी। अब जब 1989 में प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, तो इन्होंने इस रिपोर्ट को लागू किया था। आर्टिकल 17 की बात करें तो ये आर्टिकल लेकर आता है एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसमें गांधी जी का बहुत बड़ा रोल माना जाता है अस्पृश्यता का के अंत में। तो मेडिकल बेसिस पर अब टच कर सकते हैं, इसमें ये भी कहा गया है। और 18 में है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री एंड एकेडमिक्स डिस्ट्रिक्शंस आर हाउएवर एग्जेम्प्टेड। यहाँ पर जो टाइटल्स है उनका उपाधियों का अंत हो गया था, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस है मिलिट्री और एकेडमिक, ये अपने नाम के आगे टाइटल लगा सकते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट है और डॉक्टर है, ये एकेडमिक में और मिलिट्री में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22 तक है ये। इसमें आप बोलने की आपको फ्रीडम है, आप ड्राइंग बना सकते हैं कोई भी, और इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। ड्राइंग में जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि हमारे किसी भी मिनिस्टर का ऐसे ड्राइंग बना देते हैं, कार्टून बना देते हैं, तो वो आपको फ्रीडम है एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। मूवमेंट तो आप कर सकते हैं लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख के, जैसे कोई भी मूवमेंट हमारी कंट्री के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था जिसमें गड़बड़ाए ना ऐसा मूवमेंट होना चाहिए, और इस सदाचार के खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल liberty, article 22 protection against arrest and detention in certain cases, कि किसी भी आपराधिक होने की स्वतंत्रता में आपको सजा होगी और सजा की मात्रा में बदलाव नहीं हो सकता, ये 20A में था। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आर्टिकल 23 में है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग प्रोहिबिटेड और नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉयड। तो आर्टिकल 23 में जो है मानव व्यापार जो है या फिर मानव व्यापार, ये तो प्रोहिबिटेड है, और अगर आपको सही बेगारी नहीं मिलती, यानी कि आपको काम करने पर सही तनख्वाह नहीं मिलती, सही पैसे नहीं मिलते, तो वो भी दोनों ही इंडिया में प्रोहिबिटेड किए गए हैं। और चाइल्ड लेबर भी प्रोहिबिटेड है, अगर 14 साल की कम उम्र के बालक से, बच्चे से आप काम करवाते हैं तो वो कानूनन अपराध घोषित किया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यहाँ पर इसमें है धार्मिक रूप से आपको फ्रीडम दी गई है, पर इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ, कि अगर आप होली दिवाली मना रहे हैं तो आपको लॉ एंड ऑर्डर और मोरालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 27 प्रोहिबिट्स टैक्सेस ऑन रिलीजियस ग्राउंड, अगर आप कोई भी धार्मिक काम कर रहे हैं तो वो टैक्स फ्री है, गवर्नमेंट जो है किसी भी रिलीजन के कल्याण के लिए टैक्स नहीं लगाएगी।
लेकिन अगर गवर्नमेंट वहां पर कुछ दे रही है अपनी सर्विस या धार्मिक स्थलों पर कोई भी सुविधा अगर गवर्नमेंट दे रही है तो वो चार्जेबल है। आगे है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें नेक्स्ट है ओमिटेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। 31 को रिमूव कर दिया गया है और जो 29th है हमारा, 29th और 30, इसमें जो भी शिक्षण संस्थाएं आप उसको खोल सकते हैं। आप अपनी भाषा को, लिपि को, संस्कृत को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। कैसे? जैसे जामिया, एग्जाम्पल के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया है, मदरसे हैं या खालसा कॉलेजेस वगैरह जो ओपन होते हैं, इसमें आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। जैसे उन कैटेगरीज के लोगों को रिजर्वेशन मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 में ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सोल बोला था कि ये संविधान की आत्मा है। ये क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाएगा, और डॉक्टर भीमराव के द्वारा फंडामेंटल राइट्स की आत्मा इसे बोला गया है, तो इस हिसाब से ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसी में रिट्स जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमारे राइट्स को सिक्योर करने के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए जारी किए जाते हैं 5 रिट्स हमारे। और ये है स्कोप्स है जिसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हमें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे स्टार्टिंग में हमने पार्ट्स में पढ़ा था, ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 टू 51 में है ये हमारा। इसमें ये है प्रिंसिपल, ये ऐसा प्रिंसिपल है, नाम से पता लग रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके? स्टेट पॉलिसी के। तो इसके नाम से हम इसको समझ सकते हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल है जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट करते हैं। गवर्नमेंट को डायरेक्ट कैसे करते हैं? कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उन्हें डायरेक्ट करते हैं। ये इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की लोकल अथॉरिटीज और अदर पब्लिक अथॉरिटीज इसमें इंक्लूड है। लीगली एफोर्सिएबल, लीगली एफोर्सिएबल का मतलब जिन्हें आप कोर्ट में जाकर जिसे कोर्ट में जाकर एनफोर्स नहीं करा सकते आप। अगर हम पीछे अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो फंडामेंटल राइट्स के लिए हम लीगली एनफोर्सेबल हैं बाय लॉ, लेकिन यहाँ पर आप लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हैं, यहाँ पर आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए। द एम एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ऑफ पीपल, यही हमारा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसी के साथ हमने एक इम्पॉर्टेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स और उसके पार्ट्स को अच्छे से देखा, पढ़ा, शॉर्ट ट्रिक भी एक लिया है हमने। तो इसी के साथ हमारे ये वाला लेक्चर फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम चैनल CET Study X. Like, share, subscribe our channel CET Study X. Thanks for watching again. नमस्कार।